वेलकम फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पूरा एक्ट आज हम कवर करने वाले हैं। और ये मैं आपको बता दूं, एक क्विक रिवीजन होगा। मैं विशाल सर अपने यूट्यूब चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स, वीडियोस और पूरे सिलेबस और पूरे लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जा करके। प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर टाइप कीजिए विशाल कॉमर्स एकेडमी। विशाल कॉमर्स एकेडमी। तो जैसे ही आप विशाल कॉमर्स एकेडमी टाइप करेंगे, वहां पर आपको पहली ही जो एप्लीकेशन शो होगी वो आपको पता लग जाएगा। मेरे लोगो से ही आपको पता लग जाएगा VCA। वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर रजिस्टर कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे नोट्स मैं आपको उसमें देने वाला हूँ। जी हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जिन नोट्स से मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, वो नोट्स आपको मिलेंगे मेरी एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर करिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अब अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसमें सबसे पहले जो वर्ड आता है वो वर्ड क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आता है हमारा ग्रेच्युटी। अब ये ग्रेच्युटी क्या होता है सर ग्रेच्युटी क्या होता है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए पहली बार ये कोई ऐसा नया वर्ड है। तो उसको प्लीज आप डिस्क्राइब कीजिए, जरूर से आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले क्या है, द टर्म ग्रेच्युटी इज ड्राइड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका जो क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्रेटिट्यूअस। क्या बोला जाता है? ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है, अगर हम बात करें ग्रेटिट्यूअस का, तो इसका मतलब होता है इसको आप बोल सकते हैं ग्रेस या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, या हम इसको बोल सकते हैं एक और वर्ड गिफ्ट। क्या बोल सकते हैं? गिफ्ट। तो यहां से एक मतलब समझ में आ गया कि ग्रेच्युटी का मतलब क्या है, एक गिफ्ट है। तो ग्रेच्युटी अगर मैं आपसे बोलूं, ग्रेच्युटी क्या है सर ग्रेच्युटी इज अ गिफ्ट। ग्रेच्युटी क्या है? इज इक्वल्स टू गिफ्ट। तो G फॉर ग्रेच्युटी एंड G फॉर गिफ्ट आप याद सकते हैं। याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, एक सीधी सी ट्रिक, G इक्वल्स टू G, यानी कि ग्रेच्युटी इक्वल्स टू गिफ्ट। तो ग्रेच्युटी का क्या मतलब होता है? सीधा सा ग्रेच्युटी का मतलब होता है गिफ्ट। ओके सर, अब ये गिफ्ट क्या दिया सर? क्या हमारे बर्थडे पर जो गिफ्ट मिलता है उसको हम ग्रेच्युटी बोलते हैं? अरे नहीं बेटा, पूरा एक्ट हम पहले पढ़ लेते हैं, उस एक्ट के बारे में जान लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि ये गिफ्ट क्या है, कौन देगा, तब ये ग्रेच्युटी बनेगा। ओके, तो ग्रेच्युटी बेसिकली क्या होता है, एम्प्लॉयर पे करता है किसको? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर पे करता है किसको? एम्प्लॉय को। अब ये क्यों पे करता है, इसको क्या पड़ी है सर? ये तो सैलरी देता है, सैलरी दे रहा है, तो फिर ये क्यों दे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे? तो मैं आपको बता दूं ये क्यों देता है। मैं थोड़ा सा इसको आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। तो यहां पर आ जाते हैं, अपना थोड़ा ब्लैंक पेज लेते हैं। मैं यहां पर आपको कुछ समझा देता हूं, सुनिए। देखिए, जो एम्प्लॉयर, अब ये एम्प्लॉयर का कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ये एम्प्लॉयर कौन होगा, कौन नहीं होगा, सुनते रहना बस ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। जो एम्प्लॉयर है, कौन है? एम्प्लॉयर। वो गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है किसको? अपने एम्प्लॉय को। अपने एम्प्लॉय को क्यों दे रहा है सर? ये सैलरी तो देता है, गिफ्ट क्यों दे रहा है? दरअसल क्या है, इसके यहां पर मान लीजिए एक एम्प्लॉय है एक्स, उसके यहां पर एक वर्कर काम कर रहा है लंबे टाइम से, और वो है मिस्टर जेड। वो काम कर रहा है यहां पर लगातार काफी सालों से। तो जब ये इस बिजनेस को, यानी इस कंपनी को छोड़ करके जाएगा मिस्टर जेड, तो मिस्टर एक्स इसको कुछ गिफ्ट देगा अपनी तरफ से, कि भाई मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं कि आप मेरी तरफ से ये लीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, जो आपने इतने सालों तक मेरे लिए काम करा है, उस चीज का ये रिवॉर्ड है। ठीक है जी, आपको सैलरी मिल रही है पूरे दौरान, ठीक है,
आपको पीएफ मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन ग्रेच्युटी क्या है? ग्रेच्युटी एक एक्स ग्रेसिया पेमेंट है, यानी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को। अब ये गिफ्ट एम्प्लॉय की तरफ से, तो क्या एम्प्लॉय इसके लिए कुछ पहले पे करेगा? नहीं। तो अब यहां से मैं आपको बता सकता हूं कि पीएफ और ग्रेच्युटी में क्या डिफरेंस है। ध्यान से, पीएफ और ग्रेच्युटी में क्या डिफरेंस है। पीएफ क्या होता है? जब हम सर्विस करते रहते हैं तो ड्यूरिंग द सर्विस हमारे सैलरी से, यानी एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ हिस्सा कट करके हमारे पीएफ अकाउंट में सबमिट होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, और उतना ही प्रपोर्शन एम्प्लॉयर का भी सबमिट होता है, और उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहता है, इंटरेस्ट रिवाइज होता रहता है, और वो जुड़ता चला जाता है पैसा। और जब हम रिटायर होते हैं या हम उस एम्प्लॉयर की जॉब से बाहर आते हैं, लीव करते हैं वहां से, तब हमें वो पीएफ का पैसा मिल जाता है जो इकट्ठा होता है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ है प्लस में जो इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ वो सारा हमें मिल जाता है, उसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। ये ग्रेच्युटी क्या है? अभी आपको मैंने बताया ग्रेच्युटी क्या है, एक गिफ्ट है। अगर गिफ्ट है तो क्या एम्प्लॉय इसके लिए कुछ पे करेगा? अरे एक बात बताओ, अगर आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट देता है तो आप गिफ्ट कब बोलते हैं? जब आपको बिना कुछ दिए वो चीज मिल जाए, या आप उसको कहें कि भाई मैं 10 रुपए आपको दे रहा हूं तो आप मुझे कुछ दोगे तो मैं इसको गिफ्ट मान लूंगा। आप नहीं मान सकते, आप कहेंगे ही नहीं कि वो मेरा गिफ्ट है। तो सिंपल सी चीज क्या है, सिंपल सी बात यह है कि ग्रेच्युटी एक गिफ्ट है किसकी तरफ से? एम्प्लॉयर की तरफ से टू हिज एम्प्लॉय। ओके, क्योंकि उसने इतने सालों तक उसकी सेवा करी है, उसके सर्विसेज की है, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को उसकी वजह से ही आज इतना बड़ा फायदा हुआ है कि वो मालिक कहला रहा है। अगर वो नहीं होता, वो एम्प्लॉयज नहीं होते जो बहुत लंबे समय से उसके साथ काम कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉस्पेरिटी पर इतना ज्यादा भरोसा कोई नहीं करता और प्रॉस्पेरिटी उसकी नहीं होती, यानी इतना वो नहीं बढ़ पाता। बात समझ में आ रही? जो पैसा कमाया एम्प्लॉयर ने वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से ही कमाया, तो इसलिए वो क्या देता है? उसको एक गिफ्ट देता है। ठीक है जी? हाँ जी सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या? कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, वो भी कब देगा मैं अभी बताऊंगा वो कब देगा। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, वैसे तो रिटायरमेंट बेनिफिट है तो यानी लीव करने के बाद देगा। कब देगा? लीव करने के बाद। अब ये लीव का मतलब क्या है मैं वो समझा देता हूं। लीव का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। लीव करेगा तो देगा, मैंने अभी क्या बोला? लीव करेगा तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो यहां पर मैं आपके लिए थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कब देगा, कब देगा, कब देगा। तो मैंने कहा जब भी एम्प्लॉय लीव करेगा उस जॉब को, तब उसको मिल जाएगी क्या? उसको मिल जाएगा ग्रेच्युटी। तो ये लीव कब माना जाएगा? पहला केस, उसकी डेथ हो जाए, यानी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो क्या मान लिया जाएगा? लीव मान जाएगा। सेकेंड, परमानेंट डिसेबल हो जाए, विकलांग हो जाए पूरी तरह से परमानेंटली। थर्ड, थर्ड क्या है दोस्त? रिटायरमेंट। और फोर्थ क्या है? सुपर एन्युएशन। अभी एक का मतलब बताऊंगा मैं आपको, तीन तो स्टार्टिंग में समझ आ गए होंगे। ये सुपर एन्युएशन मतलब नहीं पता होगा, मैं बताता हूं क्या होता है सुपर एन्युएशन। देखिए डेथ क्या है कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो मान लिया जाएगा कि वो जॉब से निकल गया, यानी उस नौकरी से जिसके यहाँ पर वो काम कर रहा था, उस एम्प्लॉयर की जॉब से वो निकल चुका है। तो डेथ के केस में उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। हाँ जी सर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। परमानेंट डिसेबल हो गया। परमानेंट डिसेबल कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं एक मशीन पर काम करता हूं, और मशीन को चलाने के लिए मेरे हाथों की जरूरत है, बिना हाथों के मैं वो नहीं चला पाऊंगा। और बाई चांस क्या होता है कि एक एक्सीडेंट में मेरे हाथ कट जाते हैं, दोनों हाथ कट जाते हैं, और अब मैं क्या हो गया, अब मैं वो मशीन नहीं चला पाऊंगा, यानी उस पर्टिकुलर वर्क के लिए तो मैं पूरी तरह से डिसेबल हो गया ना, तो मैं परमानेंट डिसेबल कहलाऊंगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो क्या सर मैं अब वो मेरा भरोसे वाला एम्प्लॉय है तो क्या मैं उसको छोड़ दूं? अरे नहीं, आप समझे नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए तो वो परमानेंटली डिसेबल हो गया ना। हाँ जी बिल्कुल हो गया। तो अगर वो जाएगा भी उसी एम्प्लॉयर के यहाँ पर तो किसी दूसरे वर्क के लिए जाएगा, वो काम वो नहीं कर पाएगा जो पहले कर पा रहा था, क्योंकि वो परमानेंटली डिसेबल हो गया फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। ठीक है सर, क्लियर। थर्ड क्या है? रिटायरमेंट। अगर वो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेता है, यानी अपनी एज से पहले ही वो क्या कहता है मैं वॉलंटरली रिटायरमेंट में छोड़ करके जा रहा हूं सर, तो रिटायरमेंट हो गई।
तब भी उसको लीव मान लिया जाएगा, यानी छोड़ करके जा रहा है। फोर्थ, ये क्या है सर, ये सुपर एनुएशन। देखिए दो तरीके के रिटायरमेंट होते हैं, एक रिटायरमेंट होता है वॉलंटरली रिटायरमेंट, जिसे हम बोलते हैं वॉलंटरली रिटायरमेंट सर्विसेज, ठीक है, और एक होता है कि हमारी एज कंप्लीट हो गई, हमारी एज कंप्लीट हो गई, जैसे हमारी एज कंप्लीट होगी तो हमें रिटायर कर जाएगा, हम चाहें या ना चाहें हमें रिटायर कर दिया जाएगा। हर डिपार्टमेंट में, हर तरीके की जॉब में अलग अलग एज बनाई गई है, जैसे कि ज्यादातर 60 इयर्स की हम बात करते हैं, 58 इयर्स भी है, कहीं कहीं पर 60 इयर्स भी है। जैसे मेरी एज 60 इयर्स से कंप्लीट होती है, 60 ईयर कंप्लीट होती है, तो मुझे रिटायर कर दिया जाएगा, चाहे मैं बोलूं कि मुझे रख लीजिए, पर फिर भी मुझे नहीं रखा जाएगा वहां पर, क्योंकि मेरी एज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो वहां पर हम बोलते हैं सुपर एनुएशन। क्या बोलते हैं उसको? सुपर एनुएशन। यानी जब एज मेरी कंप्लीट हो गई और एज की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, उस जॉब को छोड़ना पड़ रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? सुपर एनुएशन। ठीक है जी। तो अब इन चारों में से कुछ भी हम उसको क्या मान लेंगे? लीव, यानी छोड़ करके जा रहा है एम्प्लॉय, तो उसको क्या मिलेगी? ग्रेच्युटी मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। तो अब आगे क्या है, अब ध्यान से सुनते जाना, आगे की बात बताता हूं मैं आपको। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? ऑब्जेक्टिव्स, ये क्यों बनाया गया ये एक्ट? सर एक्ट बनाने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा, वो कारण क्या है वो बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं सर। देखिए कारण क्या है। पहला कारण ये है कि ये एक स्कीम प्रोवाइड कराए, किसको? ताकि एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी की पेमेंट हो। ये एक्ट बनाया गया इसीलिए ताकि ग्रेच्युटी मिल सके, सीधी सी बात है भाई। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 क्यों बनाया गया? क्योंकि एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी मिल सके। अगर ये एक्ट नहीं बनाया जाता तो एम्प्लॉयर कहता भाई मैं तुझे सैलरी दे रहा हूं ना, तेरा जो पीएफ जमा हुआ है, मेरा कंट्रीब्यूशन भी और तेरा कंट्रीब्यूशन वो सब मैं दे रहा हूं, तो मैं एक्स्ट्रा क्यों दूं? लेकिन गवर्नमेंट ने कहा, लॉ मेकर्स ने कहा, भाई तेरे यहां इसने पूरी अपनी जवानी दी है, पूरा टाइम तेरे यहां इसने सर्विसेज दी है, तो अब ये जब बूढ़ा हो गया है या जब ये छोड़ करके जा रहा है, तो क्या तेरा फर्ज नहीं बनता, तेरा मतलब एम्प्लॉयर का फर्ज नहीं बनता कि तू इसको कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट दे? तो यहां पर एक लॉ बना दिया गया कि भाई अब तो देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर तेरे से फायदा उठा रहा है तो एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ ग्रेच्युटी। ठीक है, कितनी मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्रेच्युटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि गिफ्ट होता है, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। क्यों देता है? क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक वहां पर काम करा है, इसलिए उसको एक गिफ्ट के रूप में वो क्या देता है? ग्रेच्युटी देता है। ग्रेच्युटी कब मिलेगी? लीव पर मिलेगी। लीव कहने का मतलब जब वो छोड़ करके जाएगा तब। अब छोड़ने का मतलब क्या है? चाहे वो डेथ हो जाए उसकी, चाहे परमानेंट डिसेबल हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, या सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन मतलब एज कंप्लीट हो गई और उसकी वजह से आपको जाना पड़ रहा है। क्लियर? क्यों बनाया गया? ताकि ग्रेच्युटी मिल सके, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक रिटायरिंग बेनिफिट है या रिटायरमेंट बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉय को मिले। क्यों मिले? क्योंकि उसने बहुत लंबी और अनब्लेमिस्ड सर्विसेज दी हैं एम्प्लॉयर को। क्या? अनब्लेमिस्ड सर्विसेज। और लॉन्ग सर्विसेज का मतलब क्या है? देखिए उसने क्या है, बेदाग और बहुत लंबी सर्विसेज दी हैं। उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई फॉल्ट नहीं किया, किसी तरीके की कोई गलती नहीं करी कभी, तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इतने लंबे समय तक उसने काम किया है, उतने लंबे समय तक उसने अपनी जो ईमानदारी है वो बनाए रखी है, तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिलना चाहिए। हाँ जी, और मैंने पहले ही बताया था कि उसकी जो बढ़ोतरी हुई है, किसकी? एम्प्लॉयर की, उसमें एम्प्लॉय का भी तो कंट्रीब्यूशन रहा ही है। क्लियर? तो इसलिए उसको देना ही पड़ेगा। ओके, सोशल सिक्योरिटी के लिए, ताकि जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक पढ़ा था, क्या मैंने पढ़ाया था कि डेथ हो जाती है अगर एम्प्लॉय की, तो उसको भी क्या मिलेगा? ग्रेच्युटी मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर डेथ हो गई तो उसके बाद जो उसके डिपेंडेंट्स हैं, ये डिपेंडेंट्स कहने वाला उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, तो उनका ख्याल कौन रखेगा? भाई उनके ख्याल रखने के लिए वो पर्सन खुद तो आएगा नहीं, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके बच्चों को भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करे ताकि इस एक्ट को सही ढंग से लगाया जाए, एक स्ट्रक्चर बनाया जाए। एक्ट क्यों बनाया जाता है? ताकि
एक स्ट्रक्चर, एक मैकेनिज्म बनाया जाए उस एक्ट को, किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को लगाने के लिए, पर्टिकुलर प्रोसीजर को लगाने के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट बनाना जरूरी है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। क्यों बनाया गया? तो ग्रेच्युटी एक्ट क्यों बनाया गया? ताकि ग्रेच्युटी पे की जा सके एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा। रिटायरिंग बेनिफिट है, ठीक है। क्यों है बेनिफिट ये रिटायरिंग? क्योंकि इसने एम्प्लॉय ने बहुत लंबे समय तक बेदाग सर्विसेज दिया एम्प्लॉयर को, और उस एम्प्लॉयर की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें कहीं ना कहीं इसका हिस्सा रहा है, तो इसलिए उसको एक गिफ्ट मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है जी। अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में जो उसके डिपेंडेंट्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, और इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं उन सबको एनफोर्स किया जा सके। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है सर, ये एप्लीकेबल कहाँ होगा? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आपने पढ़ लिया होगा, एप्लीकेबल कहाँ होगा? टू होल ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात तो कहाँ लागू होगा? पूरे इंडिया में लागू होता है सर। तो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पूरे इंडिया में लागू होता है। अब ये नहीं कहा जाएगा कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट लेह लद्दाख, कुछ और स्टेट्स का नाम लूँ, पूरे इंडिया में लागू होता है सर। तो याद रखना बहुत ही सिंपल हो गया है कि कहाँ पर लागू होगा, सीधा सीधा पूरे इंडिया में, होल ऑफ इंडिया में लागू होगा। ठीक है जी क्लियर सर। अच्छा जी, इंडिया में तो लागू होगा, क्या इंडिया में हर जगह लागू हो जाएगा? क्या स्कूल्स पर भी लागू हो जाएगा? क्या सर मैं एक डॉक्टर हूं, डॉक्टर मैं क्लिनिक चलाता हूं, तो क्या मेरे ऊपर भी लागू हो जाएगा? सर क्या मैं एक अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो क्या मेरे ऊपर भी लागू हो जाएगा? तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है किस किस पर लागू होगा और किस पर लागू नहीं होगा। क्लियर? तो सुनना ध्यान से, किस किस पर लागू होगा। सबसे पहली बात, फैक्ट्रीज पर ये लागू होगा। अब ये फैक्ट्रीज क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट हमारा जो है, फैक्ट्रीज एक्ट, वहां पर फैक्ट्री की डेफिनेशन दी गई है कि जहां पर ये काम होते हैं, पर्टिकुलर काम होते हैं। आप फैक्ट्रीज एक्ट जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि फैक्ट्री का मतलब क्या है। जहां पर प्रोसेसिंग होती है या फिर जहां पर डिजाइनिंग होती है, मटेरियल की प्रोडक्शन होती है, उसको हम फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है जी। अब फैक्ट्री का सीधा सा मतलब एक और मैं बता देता हूँ, आपको ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी समझने में। फैक्ट्री का यहाँ पर एक और मतलब है क्या? प्रीवियस ईयर में किसी एक भी दिन अगर मशीन से काम हो रहा है, किससे काम हो रहा है? मशीन से, मशीनों से काम हो रहा है, तो 10 वर्कर जिस दिन काम कर लेंगे, जिस दिन भी 10 वर्कर ने काम कर लिया, तो क्या हो जाएगा? वहां पर वो फैक्ट्री मान ले जाएगी। और अगर मैनुअल काम हो रहा है, मैनुअल कहने का मतलब क्या है? मशीन के द्वारा नहीं हो रहा, तो वहां पर 20। ठीक है। अगर मशीनों से काम हो रहा है तो 10, और मशीनों के बिना हो रहा है तो 20। तो जैसे ये लिमिट क्रॉस होगी तो हम उसको फैक्ट्री मान लेंगे। क्लियर? जब फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सर, उसके बाद क्या है? ऑयल फील्ड। अब ये ऑयल फील्ड क्या होता है? ऑयल फील्ड मतलब जहां से तेल वगैरह निकालते हैं हम लोग, तेल वगैरह जहां से निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है? ऑयल फील्ड। क्लियर हो गया? ऑयल फील्ड, हाँ जी सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है? माइंस, जहां से कोयले वगैरह या फिर हमारे मटेरियल्स निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, वहां पर इस पर भी लागू होगा। पोर्ट्स, बंदरगाह। अब पोर्ट्स में मैंने क्या लिखा है? मेजर पोर्ट्स। देखिए हमारे 13 मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे मुंबई है ना, चेन्नई, कलकत्ता। तो यहाँ पर 13 जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह जो हैं बड़ी बड़ी, उन पर क्या लग जाएगा? वहां पर जो लोग काम कर रहे होंगे वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हो जाएंगे। रेलवेज पर भी लग जाएगा, रेलवेज पर, ठीक है। और शॉप पर लग जाएगा, कोई भी शॉप जिसमें काम कर रहे हैं कितने? 10% से ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है वहां पर, तो वो शॉप क्या मान ली जाएगी? कि वहां पर ग्रेच्युटी एक्ट लगेगा। अगर कोई भी छोटी मोटी शॉप है जिसमें 10 व्यक्तियों से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? फैक्ट्री, ऑयल फील्ड, माइंस, पोर्ट्स, रेलवेज और शॉप्स। ठीक है, हाँ जी सर क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब ये तो पता चल गया कहां लगेगा, ये पता चल गया एम्प्लॉय को मिलेगा, ये भी पता चल गया सर कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा। अच्छा, एलिजिबल एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एलिजिबल एम्प्लॉय मैंने आपको ये बता दिया कि जो एम्प्लॉय है उसको मिलेगा। अब वो एम्प्लॉय को मिलेगा तो एलिजिबिलिटी क्या है? अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है
उसी में से ये मैंने 3 पॉइंट निकाले, मैंने कुछ नया पॉइंट नहीं निकाला है, बिल्कुल वही चीजें हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं। देखिए सबसे पहली बात तो एम्प्लॉय होना चाहिए, अगर एम्प्लॉय ही नहीं है तो ग्रेच्युटी में कवर नहीं होगा, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। पहली बात एम्प्लॉय होना चाहिए, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। क्लियर? अच्छा, वो ऐसी जगह काम कर रहा हो जहां पर ये एक्ट अप्लाई है, जहां पर ये एक्ट अप्लाई है, ग्रेच्युटी एक्ट जहां अप्लाई है, तो कहां अप्लाई है सर? अभी तो पढ़ाया था आपने, फैक्ट्री, ऑयल फील्ड, माइंस, पोर्ट्स, रेलवे, शॉप्स, ठीक है जी। यहां पर अगर इनमें काम कर रहा है तो क्या मिल जाएगा उसको? ग्रेच्युटी मिलेगी। थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? कम से कम 5 सालों तक उसने काम करा हो, कम से कम 5 सालों तक उसने काम करा हो एक ही एम्प्लॉयर के यहां। जिस एम्प्लॉयर के यहां वो 5 सालों तक लगातार काम कर लेगा, क्या लिखा हुआ है यहां पर? कंटिन्यूअस सर्विस। कितनी? 5 साल। अगर 5 सालों तक लगातार काम कर लेगा तो वो एलिजिबल हो जाता है ग्रेच्युटी के लिए। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि उसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलेगी। सबसे पहली बात तो क्या है? एम्प्लॉय को, यानी एम्प्लॉय होना चाहिए। दूसरी चीज, वो एम्प्लॉय कहां काम कर रहा हो जहां पर ये एक्ट लग रहा है। तीसरी चीज, उस एम्प्लॉय को मिलेगी जिस एम्प्लॉय ने लगातार 5 साल काम किया है, तभी मिलेगी। अगर 5 साल से कम काम किया है तो उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एप्लीकेशन। अब ये क्या है एप्लीकेशन? सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये क्या है? ये कहता है सबसे पहली बात क्या, हु इज एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी की पेमेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो सबसे पहले अप्लाई कौन कर सकता है जी? एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है जो एलिजिबल है ग्रेच्युटी के लिए। अब कौन एलिजिबल है? अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है कि एम्प्लॉय होना चाहिए, एम्प्लॉय वहां काम कर रहा हो जहां पर ये एक्ट लग रहा है। तीसरी चीज, वो एम्प्लॉय 5 सालों से ज्यादा काम कर रहा हो, यानी लगातार उसने 5 साल काम कर लिया हो, तभी वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। एनी पर्सन ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय सच एम्प्लॉय, यानी जो ये अभी ऊपर हमने जो एम्प्लॉय पढ़ा है, ये रिटर्न में किसी को अथॉरिटी दे सकता है कि भाई मेरी जगह पर आप अप्लाई कर दीजिए। नॉमिनी कर सकता है। नॉमिनी क्या? अगर नॉमिनी बनाया है तो नॉमिनी करेगा। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो गई तो उसका जो नॉमिनी है वो नॉमिनी अप्लाई कर सकता है। अगर नॉमिनी नहीं है, अगर नॉमिनी नहीं है, इफ नो नॉमिनेशन हैज बीन मेड, अगर नॉमिनेशन नहीं बनाया गया है और फिर अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हेयर जो होगा, लीगल हेयर जो होगा यानी उसका रिप्रेजेंटेटिव लीगल। क्लियर? मान लीजिए यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए ताकि ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाए, आसानी से हमें समझ में आ जाए। एक मिस्टर एक्स है जो वर्किंग है, जो काम कर रहा है एक फैक्ट्री में, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है सर। और काम कब से कर रहा है? ये काम कर रहा है सर ये 2004 से, 2004 से। ठीक है सर। तो 5 साल से ज्यादा हो गई सर्विस, पहली चीज। हाँ जी सर हो गए। एम्प्लॉय है? हाँ जी सर है। क्या ये वहां पर काम कर रहा है जहां एक्ट लग रहा है? हाँ जी सर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो एक्ट लगता है, ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। हाँ जी, तो इसको ग्रेच्युटी मिलेगी, ये एलिजिबल है। हाँ जी मिलेगी। मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स जो है, इस मिस्टर एक्स की हो जाती है डेथ, डेथ हो गई। अगर इसका नॉमिनी इसने अपने, मतलब जब ये जिंदा था और इसने अपना नॉमिनी फाइल कर दिया था, इसने बता दिया था क्लियरली रिटर्न में कि मेरा नॉमिनी ये है, तो वही एलिजिबल है कि वही अप्लाई कर सकता है ग्रेच्युटी की पेमेंट के लिए। लेकिन अगर ये नहीं बता पाया, ये जब जिंदा था तब इसने रिटर्न में नहीं बताया नॉमिनी कौन होगा और फिर इसकी डेथ हो जाती है, तो जो इसका लीगल हायर होगा, जो लीगल हेयर होगा, इसका लीगल हेयर, वो मान लिया जाएगा। मान लीजिए इसके 2 जने आ गए, 2 लोग आ गए कि भाई मैं इसका लीगल हेयर हूं, मैं इसका लीगल हेयर हूं, जो प्रूफ कर देगा, जो प्रूफ कर देगा उसको लीगल हेयर मान लिया जाएगा। सीधी सी बात है। और वो क्या कर सकता है? वो अप्लाई कर सकता है किसके लिए? फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। और जो सीधी सी बात है, जो अप्लाई करेगा उसी को ग्रेच्युटी मिलेगी भी। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो गया सर, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है जी, अच्छे से समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन किसको देनी है?
एप्लीकेशन कौन देगा ये तो पता चल गया, या तो एम्प्लॉय खुद देगा या एम्प्लॉय अपनी अथॉरिटी किसी को दे देगा कि भाई मेरी जगह पर आप अप्लाई कर दीजिए। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो उसका नॉमिनी, अगर नॉमिनी बना रखा है तो, नॉमिनी नहीं बना रखा तो उसका लीगल हेयर जो होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो भरेगा। किसको भरेगा, किसको देगी, दी जाएगी ये एप्लीकेशन? एम्प्लॉयर को। किसको दी जाएगी? एम्प्लॉयर को। चाहे कोई भी केस हो, चाहे नॉमिनी भरे, चाहे एम्प्लॉय खुद अप्लाई करे, चाहे लीगल हेयर भरे, किसको देगा? एम्प्लॉय को देगा। ऑलवेज किसको एप्लीकेशन जाएगी? एम्प्लॉय को। क्लियर हो गया? तो ग्रेचुटी के लिए अप्लाई कौन कर सकता है और किसको जाएगी वो बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट क्या है? किसकी टाइम लिमिट? एप्लीकेशन की टाइम लिमिट। अगर एम्प्लॉय खुद भर रहा है या नॉमिनी भर रहा है, एम्प्लॉय खुद भर रहा है या नॉमिनी भर रहा है एप्लीकेशन, तो कब भरेगा वो? ये थोड़ी मिस हो गई है, ये 30 डेज है, ठीक है। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रेचुटी पेबल, जिस दिन ग्रेचुटी पेबल हुई थी, जिस दिन से ग्रेचुटी आपकी पेबल हो गई थी, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर एम्प्लॉय या फिर नॉमिनी को अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है जी। और अगर लीगल हेयर की बात करें तो 1 साल के अंदर अंदर, कब से कब तक? ग्रेचुटी पेबल से 1 साल के अंदर अंदर उसको अप्लाई कर देना चाहिए। और अगर इफ द डेट ऑफ हिज सुपर एनुएशन, अब ये सुपर एनुएशन क्या है सर? अभी तो बताया था सुपर एनुएशन, आपने जब चैप्टर स्टार्ट करा था। हाँ जी बिल्कुल बताया था। और रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन में फिर से बता देता हूँ क्या है। जब हमारी एज कंप्लीट हो जाती है तो हमें नौकरी से हटा दिया जाता है कि अब आप आराम कीजिए, अब आप काम नहीं कर पाएंगे, आपकी एज कंप्लीट हो गई है, 60 ईयर्स हो गए, 58 ईयर्स हो गए, जो भी हमारी डिपार्टमेंट की जो भी एज रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है जी, तो उसको सुपर एनुएशन बोलते हैं। और अगर हम अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेते हैं तो रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट जो है वो नोन है, सुपर एनुएशन की डेट जो है वो नोन है, तो वो अप्लाई कर सकता है 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन से पहले पहले, यानी ग्रेचुटी पेबल से पहले पहले। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। तो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए ये जो मिस्टर एक्स है, इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये जिंदा है, मरा नहीं है, ये रिटायर होने वाला था कब? ये रिटायर होने वाला था सर 1 अप्रैल 2020 को। इसको ये बात पता है कि ये 1 अप्रैल 2020 को रिटायर होगा, तो इससे 30 दिन पहले, इससे 30 दिन पहले ये अप्लाई कर सकता है, ठीक है। किसके लिए? ग्रेचुटी के लिए। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया सर। अब आता है एप्लीकेशन फॉर्म कौन से होते हैं। फॉर्म जो फॉर्म दिए जाएंगे वो कौन कौन से? तो फॉर्म आई, ग्रेचुटी एक्ट में फॉर्म आई है, फॉर्म आई जो दिया जाएगा, फॉर्म आई ये किसके लिए दिया जाएगा? एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय भरेगा, ठीक है। फॉर्म जे भरेगा कौन? नॉमिनी। और फॉर्म के भरेगा लीगल हायर। 3 ही लोग अप्लाई कर रहे थे, हमने पीछे पढ़ा था 3 लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, या तो एम्प्लॉय खुद करेगा, एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो नॉमिनी भरेगा, अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल हायर भरेगा। तो अगर एम्प्लॉय खुद भर रहा है तो आई फॉर्म भरेगा, नॉमिनी भर रहा है तो फॉर्म जे भरेगा, और लीगल हायर भर रहा है तो फॉर्म के भरेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। अच्छा जी, एम्प्लॉयर कितने दिन में पेमेंट कर देनी चाहिए एम्प्लॉयर को? क्या एम्प्लॉयर को पेमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर जब एक्ट लागू हो गया तो एम्प्लॉयर को तो देना ही पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, आप तो इंटेलिजेंट हैं। एम्प्लॉयर शैल पे द ग्रेचुटी विद इन 30 डेज। कब? 30 दिन के अंदर अंदर ग्रेचुटी उसको पे करनी पड़ जाएगी। कब? ग्रेचुटी पेबल जिस दिन हुई उस दिन। किसको पे करेगा? जिसको पेबल करनी है, या तो एम्प्लॉय या नॉमिनी या लीगल हेयर। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने 30 दिन के अंदर अंदर ग्रेचुटी पे नहीं करी, he fails to pay the gratuity amount within 30 days from the gratuity payable date, तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट एट प्रिस्क्राइब्ड रेट, जो भी रेट गिवन होंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है ग्रेचुटी की तो बहुत ही बढ़िया, अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता तो 30 दिन के बाद सिंपल इंटरेस्ट उस पर लग जाएगा एट प्रिस्क्राइब्ड रेट, और ग्रेचुटी के साथ साथ उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा टू देयर एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट चीज, मान लीजिए 30 दिन के अंदर अंदर उसने पेमेंट नहीं करी और गलती एम्प्लॉय की थी, इस वजह से पे नहीं कर पाया। वो तो चाह रहा था, एम्प्लॉयर तो चाह रहा था कि मैं पे कर दूं 30 दिन के अंदर अंदर, लेकिन एम्प्लॉय की गलती की वजह से, मान लीजिए उसने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया, या उसने अपने आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दिए, या अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, और उस वजह से लेट हो जाता है एम्प्लॉयर पेमेंट करने के लिए, तो
ही विल नॉट बी लायबल टू पे इंटरेस्ट, तो वो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर किसकी गलती की वजह से हुआ है ये लेट हुआ है फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय की वजह से। अच्छा, एम्प्लॉयर ने ना ये परमिशन ऑब्टेन कर ली थी कंट्रोलिंग अथॉरिटी से, तो ही उसको इंटरेस्ट नहीं पे करना, अदरवाइज इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। सर अब क्या हो कोई एम्प्लॉयर भरे ही ना, सर क्या हो अगर एम्प्लॉयर को पता है जानबूझ करके और वो ग्रेच्युटी ही पे ना करे, तो क्या उस पर कोई पेनल्टीज लगेंगी? तो क्या सर उस पर कोई पेनल्टीज लगेंगी? हाँ जी, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि पेनल्टीज लगेंगी या नहीं लगेंगी। देखिए यहां पर ध्यान से, अगर एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग एनी पेमेंट हिमसेल्फ अनेबलिंग एनी अदर टू अवॉइड सच पेमेंट, वो डेलिबरेटली यानी जानबूझकर क्या कर रहा है, वो ये दिखा रहा है अपने आप को कि भाई मेरे ऊपर तो एक्ट लगता ही नहीं है। डेलिबरेटली कहने का मतलब क्या है? जानबूझकर क्या कर रहा है वो? जानबूझकर, अगर वो जानबूझकर क्या कर रहा है कि मेरे ऊपर तो सर एक्ट लगता ही नहीं है, अगर ऐसा करके दिखा रहा और उस पर एक्ट एक्चुअली में लग रहा है, वो क्या कर रहा है? वो जानबूझ करके दिखा रहा है या फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो उस पर सजा क्या क्या लगेगी? उस पर 6 महीने तक की सजा, जेल हो सकती है, 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगर जानबूझ करके क्या बता रहा है वो कि भाई मेरे ऊपर तो एक्ट लगता ही नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, 10,000 रुपए का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी वो। अच्छा सर, हाँ जी। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज देखिए, उसको ये पता है, वो बता रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे ऊपर एक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा है मेरे ऊपर एक्ट लग रहा है, लेकिन वो ग्रेच्युटी पे नहीं कर रहा, नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, वो ग्रेच्युटी पे नहीं कर रहा, जानबूझ करके ग्रेच्युटी पे नहीं कर रहा, तो उस पर क्या सजा है? सर उसको जेल होगी 6 महीने से लेकर के 2 साल तक, जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी या फिर जो अथॉरिटी है वो जैसा उसको लगेगा उस हिसाब से 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा। तो यहां पर आपको सीधा सीधा एक चीज दिखाई दे रही है कि यहां पर सिर्फ सजा है, फाइन नहीं है, तो यहां पर पैसे दे करके नहीं छूट सकता, यहां पर फाइन भर के नहीं छूट सकता, सिर्फ जेल होगी और कुछ नहीं। ठीक है जी, हाँ जी। थर्ड क्या है? थर्ड है एनी अदर फॉल्ट, छोटी मोटी उसने मिस्टेक कर दी, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने कैलकुलेशन मेथड गलत लगा दिया, या फिर उसने एम्प्लॉय को जो पेमेंट करनी थी थोड़ा लेट पेमेंट करी या कम पेमेंट करा, तो उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में भी सजा है। क्या सजा है? पहली तो सजा यह है कि उसको 3 महीने से लेकर के 1 साल तक जेल काटनी पड़ सकती है, 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, जैसा भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बेस्ट लगेगा, जो भी उसको बेटर ऑप्शन लगेगा कि भाई इस तरीके से इसका ये केस है, इसने इतनी ज्यादा बड़ी गलती करी है, तो उसको कुछ भी वो कर सकती है। ठीक है सर? हाँ जी सर। तो पेनल्टीज क्लियर हो गई? हाँ जी, पेनल्टीज क्लियर हो गई सर। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचता है मेथड ऑफ कैलकुलेशन। क्या बचता है लास्ट हमारा? मेथड ऑफ कैलकुलेशन। किस हिसाब से ग्रेच्युटी कैलकुलेट करी जाएगी, किसको ग्रेच्युटी मिलेगी, कौन पे करेगा, कब पे करेगा, अप्लाई कौन करेगा, नहीं करेगा, वो सारी बातें समझ में आ गई। बस अब हमें लास्ट क्या पढ़ना है, इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताऊंगा, जो बहुत आपके लिए काम की चीज होगी, और प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं फिर से बता दूं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ये नोट्स आपको एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। देखिए जी, अगर एम्प्लॉय कवर्ड है ग्रेच्युटी एक्ट में तो कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी, और अगर एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है ग्रेच्युटी एक्ट में तो कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी। अब ये क्या क्या कैलकुलेशन किस तरीके से होगी मैं वो बता देता हूं आपको। पहला क्या लिखा है मैंने? पहला लिखा है सर, अगर एम्प्लॉय कवर्ड है ग्रेच्युटी एक्ट में तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा 15 डिवाइड बाई 26। अभी समझना नहीं है कुछ भी, बस देखते जाइए। मल्टीप्लाई बाई लास्ट ड्रॉन
सैलरी मल्टीप्लाई बाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। क्या फॉर्मूला होगा? 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। ये 15/26 क्या है सर? उसको 15 दिन की सैलरी मिलेगी, लेकिन संडेज को छोड़ करके। हर महीने 15 दिन की सैलरी मिलेगी, संडे को छोड़ करके। तो मान लीजिए एवरेज बेसिस पर 30 दिन होते हैं एक महीने में, उसमें से 4 संडे घटा दीजिए तो कितना आ जाता है? 26। तो 15 दिन की सैलरी मिलेगी और 26 दिन की हमें पता होगी पूरे महीने की सैलरी, तो 15 दिन की सैलरी मिलेगी। ठीक है जी। लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब जब आप रिटायर हुए थे, यानी जब आप लीव करें, जब आपने लीव किया था उस नौकरी को, कोई भी केस हो, चाहे डेथ का केस हो, चाहे वो डेथ का केस हो, चाहे सुपर एनुएशन हो, रिटायरमेंट हो, या फिर डिसेबलमेंट हो, कोई सा भी हो, उसके पहले, जस्ट पहले आपने कितनी सैलरी विड्रॉ करी थी वो आप ले लेंगे। और कंप्लीटेड ऑफ सर्विसेज ये क्या है? सुनिए, जब कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है तो यहां पर कंप्लीटेड ऑफ सर्विसेज का अलग मतलब होता है और यहां पर अलग मतलब होगा। यहां मतलब क्या होगा? सुनिए, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 25 साल 7 महीने काम किया है एक जगह पर, सर्विसेज जो दी है उसने 25 साल 7 महीने, तो हम यहां पर 28 साल लेंगे पूरा कंप्लीटेड। क्लियर हो गया? और अगर 25 साल 5 महीने लेता, अगर 25 साल 5 महीने लेता तो हम इसको 25 साल ही लेते। सॉरी, यहां पर ये 26 साल आएगा, सॉरी। ठीक है, अगर 25 साल 5 महीने लेता है तो 25 साल ही लिया जाएगा, 25 साल, और ये अगर 7 महीने आ जाता है तो हम इसको 26 साल लेंगे। यानी अगर 6 महीने से ऊपर काम करता है तो हम उसको पूरा 1 साल कंप्लीट मान लेंगे। ये कब मानेंगे हम? जब वो कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है। ठीक है, ठीक है सर। यहां पर क्या होगा सर? नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, यहां पर होगा सर 15/30। यहां पर संडे नहीं हटाएंगे सर? नहीं, यहां पर संडे नहीं हटाएंगे। लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। तो ये तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। इसका मतलब क्या? अगर नॉट कवर्ड है तो नॉट कवर्ड का मतलब है, नॉट कवर्ड का मतलब है कि ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है एम्प्लॉय, तो वहां पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है चाहे वो 25 साल से 6 महीने ज्यादा काम कर ले, 7 महीने ज्यादा काम कर ले, कितना भी कर ले, हम सिर्फ वो वाला पार्ट लेंगे जो उसने कंप्लीट किया है, जितने ईयर उसने कंप्लीट करे, यानी ईयर लेने हैं सिर्फ। मंथ एक्स्ट्रा कितने भी हो जाए हमें मंथ से मतलब नहीं है। तो मान लीजिए एग्जांपल के किसी ने 26 साल 8 महीने काम किया, तो हमें कितना लेना है कंप्लीटेड ऑफ सर्विसेज? हमें लेना है 26 ईयर। अगर 26 साल 2 महीने होता तो भी हम 26 साल ही लेते। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। कंप्लीटेड ऑफ सर्विसेज समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। आपको मैंने कुछ चीजें छुड़वा दी थी, अब वहां पर आते हैं, क्योंकि हमारा एक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। तो एक्ट में कंप्लीट होने के बाद कुछ चीजें बचती हैं सर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली होती हैं, प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल होती हैं। वो प्रैक्टिकल चीजें क्या हैं वो सुनना। पहली चीज, मान लीजिए डेथ के केस में, डेथ और डिसेबलमेंट जो हमने पढ़े, इन केस में जो हमने पढ़ा था 5 साल वाला, यानी 5 साल बाद ही मिलेगी, वो अप्लाई नहीं होता। याद रखना, डेथ और डिसेबलमेंट के केस में 5 साल वाला जो हमने लिमिट पढ़ी है कि 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तभी जाकर के ग्रेच्युटी मिलेगी, तो डेथ और डिसेबलमेंट के केस में 5 साल से पहले भी, देखिए डेथ 5 साल के बाद होगी ये तो कोई निश्चित थोड़ी है, फिर डेथ बोलेगी, मृत्यु ये बोलेगी भाई 5 साल कंप्लीट हो जा फिर मैं आऊंगी तेरे पास, या
पैरालाइज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो ये कहेगा भी 5 साल रुक जा फिर आएंगे हम, नहीं, वो तो कभी भी हो सकता है ना, अनसर्टेन है। तो 5 साल से जो लिमिट हमने पढ़ी थी कि भाई 5 साल हो जाएंगे एम्प्लॉय को कहीं काम करते करते तो ही उसको ग्रेच्युटी मिलेगी, तो वो यहाँ पर ही नहीं है दो केस में, तो सिर्फ रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन में 5 साल वाला है, यहाँ पर 5 साल वाला नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी सर समझ में आ गया। दूसरी चीज ये है कि डेथ के बाद या डिसेबलमेंट हो गया उसके बाद फैमिली को ही मिलेगा, पैसा मिलेगा, किसको मिलेगा? फैमिली को। अब इस फैमिली में आता कौन है वो बात कर लेते हैं। फैमिली में आता कौन कौन है वो बात करें। जीवन साथी आएगा, उसके चिल्ड्रन आएंगे जो भी उसके बच्चे होंगे, ठीक है, हाँ जी। डिपेंडेंट पेरेंट्स आएंगे, डिपेंडेंट पेरेंट्स याद रखना, ठीक है, डिपेंडेंट पेरेंट्स। और क्या आ सकते हैं? और आ सकते हैं सर अडॉप्टेड चाइल्ड। अब मान लीजिए उनका बच्चा किसी और ने अडॉप्ट कर लिया तो वो नहीं आएगा उनकी फैमिली में, ठीक है। इसके अलावा मेल और फीमेल, भाई 2 एम्प्लॉय हो सकते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल। मेल के केस में जो उसकी, अगर मेल की डेथ हो जाती है, मेल की डेथ हो गई, तो मेल की डेथ के केस में जो उसकी पत्नी है उसके जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, यानी इस मेल के डिपेंडेंट मदर एंड फादर इन लॉ, ठीक है। और ऐसे ही फीमेल के केस में यही होगा भाई। फीमेल के केस में क्या होगा? फीमेल एम्प्लॉय है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका स्पाउस तो आएगा, यानी हस्बैंड तो आएगा ही। और अगर हस्बैंड नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो उसके जो इन-लॉज हैं, यानी उसके पति के डिपेंडेंट फादर और डिपेंडेंट मदर। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर समझ में आ गई। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि फैमिली का मतलब क्या है। फैमिली का मतलब क्या, मैं दोबारा बता रहा हूं। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई तो उसकी पत्नी उसकी फैमिली में काउंट होगी, वो उसकी लीगल हेयर मानी जाएगी। अगर पत्नी भी नहीं है तो उसके बच्चे नहीं है तो डिपेंडेंट पेरेंट्स भी नहीं है तो उसकी पत्नी के जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, यानी उस मेल जो मिस्टर एक्स है उसके सास और ससुर, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ डिपेंडेंट, वो आएंगे, ठीक है। और अगर फीमेल के केस में पढ़ें तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है, बस मेल और फीमेल में यही डिफरेंस है कि दोनों के इन-लॉज भी आते हैं। इन-लॉज कहने का मतलब पूरी वो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कोई नहीं, ना ही ब्रदर और सिस्टर आएंगे इसमें। डिपेंडेंट पेरेंट्स आएंगे, अडॉप्टेड चाइल्ड आएगा, स्पाउस, चिल्ड्रन, और अगर मेल है, मेल की डेथ हो गई तो जो उसकी पत्नी है उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स, और अगर फीमेल है तो फीमेल के केस में उसका पति की डेथ हो गई तो उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। तो 2 बातें याद रखनी है, 2 पॉइंट आपके एक्स्ट्रा। क्या 2 पॉइंट्स हैं? डेथ और डिसेबलमेंट के केस में 5 साल से पहले भी ग्रेच्युटी मिल सकती है। और फैमिली क्या है? फैमिली में स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स और अडॉप्टेड चाइल्ड्स। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। तो अब ये आपका पूरा एक्ट हमने कर लिया कंप्लीट। तो इसको कीजिए रिवाइज, और रिवाइज करने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से इसमें स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।